जब भी आप पार्लियामेंट का नाम सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में शायद कोई ऐसी तस्वीर आती हो, या फिर कोई ऐसा इंसान आता हो, या फिर कोई और चीज़ आती हो, जैसे कि ये कुर्सियाँ, या फिर ऐसी कुर्सियाँ, या फिर ऐसे माइक। लेकिन उसके अलावा क्या आता है? उसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में पार्लियामेंट के बारे में सोचने पे आती होगी, तो वो होंगे इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शंस आपके दिमाग में आते होंगे। और ये जो थॉट प्रोसेस है हमारा और आपका, कहीं ना कहीं भारत के लिए एक दिक्कत है। अब आप पूछ रहे होंगे दिक्कत क्यों है? तो दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो हम उसे सिर्फ एसोसिएट करते हैं लोकसभा इलेक्शंस से। और पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा नहीं है, पार्लियामेंट की एक विंग राज्यसभा भी है। आप में से कुछ लोग अब कह रहे होंगे, वाह ये तो क्या ही डिस्कवरी कर दी तुमने। 8वीं क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, छठी क्लास कितनी बार पढ़ चुके हैं। अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, तो ऐसा क्या बताने वाले हो तुम? तो इस नजरिया के एपिसोड में हम बात करेंगे समय के साथ राज्यसभा की कम हो रही महत्वता की, और क्या सचमुच हमें राज्यसभा को बंद कर देना चाहिए। और राज्यसभा के साथ साथ चर्चा होगी एक और चीज पे, वो क्या है? राष्ट्रपति, स्टेट का हेड। क्या हिंदुस्तान में प्रेसिडेंट की पोस्ट को खत्म कर देना चाहिए? तो इन्हीं दो इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं नजरिया के इस एपिसोड में। तो सबसे पहली बात करेंगे हम राज्यसभा पे। राज्यसभा और लोकसभा में बेसिक डिफरेंस ये है कि राज्यसभा के जो लोग हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर आते हैं, और वो इलेक्शन में वोट देते हैं एमएलएज, जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी स्टेट के। जबकि लोकसभा में जनता डायरेक्ट वोट करती है अपने उम्मीदवार को। तो लोकसभा और राज्यसभा की ये बहस मैं क्यों कर रहा हूं? आज की तारीख में इस देश में 250 राज्यसभा सांसद हैं, 238 चुनाव जीत कर आते हैं और 12 को राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं। और भारत सरकार टैक्स पेयर मनी से आज की तारीख में इन 250 सांसदों को सैलरी दे रही है, घर दे रही है, इनके तमाम अलाउंसेस दे रही है। इसके अलावा राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग चलती है उसमें भी हर घंटे करीब करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब ये खर्च क्या वर्थ इट है? क्या सरकार का इतना पैसा खर्चना राज्यसभा पे वर्थ इट है? आप बोलेंगे क्यों नहीं है, पार्लियामेंट में तो कानून बनते हैं। पर क्या राज्यसभा में सचमुच में कानून बनते हैं? ऐसा नहीं है। कानूनों का अगर आप देखें तो लोकसभा वो हाउस है जहां से ये देश चलता है। कोई भी जो सरकारी बिल होता है वो सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। उसके बाद राज्यसभा जो है वो मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। यानी अगर कोई मनी बिल लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा के पास ये अधिकार भी नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर सके। और उसके अलावा अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, ये कोई या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उस चीज को राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन उसको रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा? उसके बाद ज्वाइंट हाउस बैठेगा पार्लियामेंट का, जो दोनों सत्र हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, वो दोनों साथ बैठेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी। तो अगर आप देखें तो राज्यसभा के मेंबर्स हैं 250, लोकसभा के मेंबर्स उसके डबल से भी ज़्यादा हैं। यानी कि लोकसभा के अंदर आपके पास हैं 543 मेंबर्स, 545 मेंबर्स। तो जब भी ये वोटिंग होगी, क्योंकि लोकसभा की संख्या इतनी ज़्यादा है, हमेशा लोकसभा में एक बार जिस पार्टी ने बहुमत सिद्ध कर दिया है किसी भी बिल पर, ज़्यादातर उम्मीद है मोस्ट ऑफ द केसेस में राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन भी होगा राज्यसभा और लोकसभा का, वहां पर भी उन्हें बहुमत मिल जाएगा, तो बिल तो पास हो ही जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या है? तो फिर क्यों राज्यसभा रखना? आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि चर्चाएं। तो 2000 के बाद खासकर इस देश में लोकसभा, तो आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में इस देश की राजनीति में चर्चाएं शब्द कहीं कहीं वैसा ही लगता है जैसा अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए थे तो उनके लिए उदार शब्द था। जिस तरह अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों के प्रति उदार नहीं थे, उसी तरीके से इस देश की दोनों सदनों में चर्चाएं तो किसी जमाने में हुआ करती थी। तो ये तर्क देना कि राज्यसभा में चर्चाएं होती हैं इसीलिए भी हम राज्यसभा को रखें, ये तो कहीं ज़्यादा गलत है। कि राज्यसभा में, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कि पिछले 10, 15, 20 साल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हुई हो। शायद इक्का दुक्का ही आपको डिबेट मिलेगी जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई नेता बैठ करके बात कर रहे हो, किसी चीज़ का सवालों के जवाब दिए जा रहे हो। तो फिर जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों ना राज्यसभा को हटा ही दिया जाए?
क्या ज़रूरत है इस देश में राज्यसभा की? इतना पैसा खर्च होता है राज्यसभा पे, कोई काम वहाँ से होता नहीं है, उसकी वैल्यू है नहीं। आप बिन मतलब उतने सदस्यों पे खर्चा करते हैं, सदन चलता है उसका पैसा अलग खर्च होता है। ये हो गई पहली प्रॉब्लम राज्यसभा की। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय पर, यानी राष्ट्रपति। हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का पद हेड ऑफ स्टेट है, यानी हिंदुस्तान का जो संवैधानिक ढांचा है इसमें जो सबसे बड़ा पद है कोई, वो है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति को यूं तो कहा जाता है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और हेड ऑफ स्टेट हैं, मगर आप वास्तविकता देखें तो राष्ट्रपति के पास कोई भी शक्तियां नहीं है, खासकर आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति भी मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है राज्यसभा की तरह। उसके अलावा राष्ट्रपति के पास अगर आप कोई भी कानून या विधेयक भेजते हैं तो राष्ट्रपति उसको सिर्फ एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर लोकसभा और सरकार ने दूसरी बार सेम कानून या फिर सेम चीज भेज दी साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास, तो वो अपने आप कानून बन जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की उस पर जरूरत नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं भारत के इतिहास में कि दोबारा भेजा गया हो, मगर अगर आप वास्तविकता देखें तो राष्ट्रपति ने शायद सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा है जब किसी बिल को या किसी विधेयक को वापस भेजा हो लोकसभा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास भी कोई बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती नहीं है, और राष्ट्रपति के भी रहन सहन पर इतना खर्चा होता है इस देश में। और तो और आप बोलेंगे क्या दिक्कत है, देश में वैसे भी इतना पैसा खर्च हो रहा है तो कम से कम एक सिंबॉलिक पद तो है हेड ऑफ स्टेट का, तो रख लेते हैं। राज्यसभा से दिक्कत है, राष्ट्रपति से क्या दिक्कत है? एक और दिक्कत है लेकिन राष्ट्रपति से, वो दिक्कत क्या है? राष्ट्रपति के पद का जिस तरीके से इस देश की राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिसाइजेशन कर रही हैं। अब आप बोलेंगे राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिसाइजेशन नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? पॉलिटिसाइजेशन करना अपनी जगह है, लेकिन अगर आप किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को इस देश का राष्ट्रपति बनाते हैं सिर्फ उस जाति विशेष को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान की जो मूलभूत संरचना है, जहां पर हिंदुस्तान के सभी तबके के विकास की बात होती है, उसको आप पीछे कर देते हैं और हिंदुस्तान में वोटों की राजनीति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आप इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि किस तरीके से हम प्रेसिडेंट को एज अ टूल इस्तेमाल करें। हम जनता को बताएं कि प्रेसिडेंट देखिए हमने आदिवासी बनाई या फिर दलित महिला बनाई, इससे क्या होगा? जनता आकर्षित होगी। जो दलित समुदाय या फिर आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो सरकार के प्रति आकर्षित होंगे। इससे पहले हम किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएं, ओबीसी समाज को आकर्षित करने के लिए। और ऐसा नहीं है, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए ये सिर्फ बीजेपी के लिए सही है, कांग्रेस भी ऐसा कर सकती है। कांग्रेस ने भी कई बार माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को राष्ट्रपति बनाया है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को अपने साथ रखने के लिए। आप राष्ट्रपति का पद जब ऐसे लोगों को देखते हैं सिर्फ ये देखकर कि किस समुदाय से राष्ट्रपति बनाऊं तो मुझे ज्यादा वोट मिलेंगे, तो राष्ट्रपति का जो पद है ना, उसकी गरिमा का अपमान होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि वो जो पद है उस पद पर आज की तारीख में भले ही कोई भी बैठा हो, और उस इंसान की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में भी जो इस देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी बहुत सारी उपलब्धियां की हैं अपने जीवन में, या फिर इसके पहले जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे वो भी एक बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप राष्ट्रपति के पद को देखते हैं तो उसका पॉलिटिसाइजेशन सही नहीं है, क्योंकि उस पद पर एक वक्त पे इस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग बैठ चुके हैं, एक वक्त पर डॉक्टर राधे कृष्णन जैसे लोग बैठ चुके हैं उस पद पर, एक वक्त पर उस पद पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग बैठ चुके हैं, एक वक्त उस पद पर ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोग बैठ चुके हैं। अब ज्ञानी जैल सिंह का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक बार राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, जिनके पास 400 से ज़्यादा सांसदों की बहुमत थी, उनको ये तक कह डाला था, धमकी दे डाली थी कि मैं तुम्हारी सरकार को बर्खास्त कर दूंगा। तो अब सोचिए, ऐसे लोग इस देश के में राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं, और आज की तारीख में राष्ट्रपति का पद एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी वाले कर रहे हैं, कांग्रेस वालों का भी इसमें बराबर हाथ है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से राष्ट्रपति का यूज होना, या फिर राज्यसभा का जिस तरीके से यूज होता है, राज्यसभा में आपको मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। आम आदमी पार्टी को जब राज्यसभा के लिए सांसद चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने पंजाब में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो चांसलर थे या उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक थे उनको भेज दिया राज्यसभा। और वो हुआ था पंजाब के 2022 लोकसभा इलेक्शंस के ठीक कुछ समय पहले। और तो और उसके अलावा भी आप देखें तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, यानी कि पैसे वाले जो अमीर लोग हैं ना, उनको राज्यसभा भेजती है
और आप सोच रहे होंगे कि अमीर लोगों को राज्यसभा भेजा क्यों जाता है। मैंने आम आदमी पार्टी का भी एग्जांपल लिया। जब पंजाब में इलेक्शन थे तो पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक को राज्यसभा भेजा गया। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि पर्दे के पीछे आपको उन इंडस्ट्रियलिस्ट से, उन ताकतवर लोगों से कुछ फेवर्स चाहिए होते हैं, कुछ मदद चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा उस टूल के रूप में भी काम करती है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो मैंने आपको इतने सारे जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किए, इनसे तो आपको शायद अभी तक लग चुका होगा कि राष्ट्रपति के पद को हटा देना चाहिए या फिर राज्यसभा को एबॉलिश कर देना चाहिए, राज्यसभा को डिसबैन कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। राज्यसभा का नाम देखिए, राज्यसभा, और दूसरी सदन का नाम क्या है, लोकसभा। तो राज्यसभा कहीं ना कहीं स्टेट्स के द्वारा बनाया गया एक यूनियन है जो कि स्टेट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। यानी राज्यसभा एक चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए बनाई गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, ताकि हमेशा जो केंद्र सरकार है उसको एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम का सामना करना पड़े वो जब भी कोई विधेयक लेकर आए। लेकिन आज की तारीख में उसका संचालन भले ही खराब हो गया हो, मगर उसका गोल सही ही था। ये राज्यसभा की वजह से ही है कि हमारे पास आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी सिर्फ इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं क्योंकि वो राज्यसभा के जरिए चुन कर आए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर इस देश के विदेश मंत्री इसलिए हैं क्योंकि वो राज्यसभा के जरिए चुन कर आए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, वो राज्यसभा के जरिए ही चुन कर आते थे। तो इस देश में राज्यसभा में हमने जावेद अख्तर जैसे लोगों को भी बोलते हुए देखा है, हमने राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को भी देखा है। तो आप समझ पा रहे हैं राज्यसभा का मकसद क्या था। पहला मकसद ये था कि स्टेट्स के राइट्स को नेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करने वाली यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक एसोसिएशन हो, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि राज्यों के अधिकार को केंद्र से बचाने का काम करें। और दूसरा मोटिव क्या था, तो आर्ट और कल्चर के अलग अलग क्षेत्रों में भारत के लिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को राजनीतिक पटल पर अपने राजनीतिक विचार शेयर करवाने का भी एक प्लेटफॉर्म के रूप में राज्यसभा काम कर सकती है। लेकिन ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की तारीख में इस देश में राज्यसभा का जो संचालन है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें आपकी और मेरी गलती है, उसमें आपकी और मेरी जिम्मेदारी में हमने कहीं ना कहीं चूक की है। क्यों, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी पार्टी राज्यसभा में किसको भेजे। आप बताइए ना, आप में से कितने लोग अपने राज्य से आने वाले कुछ राज्यसभा सांसदों का नाम जानते हैं। छोड़ दीजिए उसको, आप राज्यसभा में मौजूद कितने सांसदों का नाम जानते हैं। शायद एक दो भी नाम ना ले पाए आप में से ज़्यादातर लोग, कुछ लोग होंगे जो नाम ले पाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो आपकी और मेरी भूल है ना, हमारी आपकी चूक है, यही इन नेताओं को मौका देती है राज्यसभा को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। और सेम गोज फॉर प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के लिए भी सेम चीज़ है। राष्ट्रपति के पद के ऊपर आम जनता में कहीं मंथन ही नहीं होता कि हाँ यार इसको बनाना चाहिए राष्ट्रपति, ये ना बहुत अच्छा कर रहा है साइंस के क्षेत्र में, तो ये अगर पॉलिटिक्स के बारे में अपने विचार रखेगा या फिर देश का हेड ऑफ स्टेट कहलाएगा तो देश का गौरव और वैभव तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इतना अच्छा आदमी जब राजनीति के लोगों का निरीक्षण करेगा, क्योंकि आप देखें तो राष्ट्रपति का पद एक निरीक्षक का पद है, तो वहां जब वो बैठेगा तो शायद देश बेहतर करे। हम और आप ये सोचते ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा और राष्ट्रपति का पद इस हालत में इसलिए है क्योंकि आप और मैं गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस पद को हमें खत्म कर देना चाहिए, राज्यसभा को हमें खत्म कर देना चाहिए, नहीं, हमें और आपको जिम्मेदार होना चाहिए और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना चाहिए और अपनी जवाबदेही से भागना नहीं चाहिए। तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और इस एपिसोड के ज़रिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बहुत समृद्धि हासिल करवा पाया होऊंगा। मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही एपिसोड्स के साथ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक देखते रहें नज़रिया।